एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर काम किया था। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे बात करी थी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है लास्ट क्लास में हम लोग ने फिनिश किया था। तो हमारा जो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज का काम है वो फिनिश हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे वो इस चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग है। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करेंगे पहले। अच्छा, गैसियस स्टेट में कहाँ तक हुआ है? गैसियस स्टेट जो चैप्टर है वो तुम्हारा कितना हुआ है? सर ने रियल गैस चालू किया था और उसका अच्छा। शायद से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से आगे हो चुका था कल। अच्छा, रियल गैस मतलब करा दिया सर ने, है ना? अच्छा, ऑलमोस्ट हो गया था शायद से। वॉन्डरवल गैस इक्वेशन हुआ था? वॉन्डरवल गैस यस इक्वेशन? हाँ सर, यस वो हुआ था। वो अच्छा, तो हाँ, फिर तो मेरे हिसाब से तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है ना? ओके। अच्छा, रियल गैस सर चालू, आपने रियल अपने गैस उतने अभी स्टार्ट किया मैंने, अभी नहीं पढ़ा है कुछ भी। अभी स्टार्ट किया है, ये तुम्हारा सेक्शन नहीं है, दूसरा न्यू सेक्शन होगा। ठीक है, अब याद कौन सा रखें। नया चैप्टर है क्या सर या फिर? हाँ, उसके लिए डिस्कशन मैं कर रहा हूँ तुम लोग से। तो पीरियाडिक तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अभी तक मुझे ये बताना, एटॉमिक तुम्हारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हुआ है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो गया है? क्वांटम नंबर्स हो गए, एसपीडीएफ सब कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो गया ना? यस हो यस गया। सर, उसके बाद तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुआ है। यस एंड देन गैसियस स्टेट तुम बोल रहे हो कि वंडरवल गैस इक्वेशन लिखना जानते हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी पढ़ा है तुमने, मोल कॉन्सेप्ट गैसियस, एंड अभी तुम्हारा एक चैप्टर हो गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये चैप्टर तुमने पढ़ लिए हैं, ओवरऑल 4 चैप्टर्स। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना केमिकल बॉन्डिंग आएगा, फिर न्यू चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। बहुत आसान और बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, बट बहुत बेसिक चैप्टर है। इसका जो यूज है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, हर जगह पे पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज है। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है जिसकी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये नई हेडिंग तुम लोग को डालना है, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ना है। तो अब जैसे ये चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये समझना है हमें कि जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स कब फॉर्म होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स तब फॉर्म होते हैं जब कोई दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। उन बॉन्ड्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड्स क्यों फॉर्म होते हैं, उनके पीछे क्या रीजन होता है, वो सारा भी हमने पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अच्छा, 9th और 10th क्लासेस में केमिकल बॉन्ड के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, जैसे आयनिक बॉन्ड बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है ये पढ़ते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पढ़े होते हैं। तो थोड़ा बेसिक आइडिया तुम्हारा जो हमारी फाउंडेशन पिछली क्लासेस होती है 9th-10th वाली, उनसे मिल जाता है। जो एनसीईआरटी पढ़ा है या कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा है, तो हर 9th और 10th की सारे सिलेबस में हर बोर्ड्स के अंदर इस पे काम कराया जाता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो बात लिखेंगे वो लिखेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, तो हम याद रखेंगे कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बीच लगता है। जैसे एटम्स जो हैं जब आपस में कंबाइन करने, तो उनको जोड़ने वाला, उनको आपस में बॉन्ड करने वाला, उनको आपस में हेल्ड करने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो लिखेंगे द अट्रैक्टिव force
which holds various constituents ओके निरंजन, तो ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ट्राई करना सारे लोग नोट्स जो है प्रिपेयर करें, और नोट्स जो मेकिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। जैसे कि एटम्स या आयंस हैं इट्सेट्रा टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि वो एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, आयंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इन डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस is called केमिकल बॉन्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने ले लिया NaCl, तो NaCl के अंदर एक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो Na+ और Cl- आयन के बीच लगता है, और इनके बीच एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन Na+ एंड Cl- इज आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। आगे क्या उसके लिए क्वालिटीज चाहिए, क्या उसके लिए कंडीशंस होती है? दूसरी चीज जो है वो है हमारे पास O2 जैसे है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो O डबल बॉन्ड O, ये O2 जो है गैस है, इसके बीच ये इस तरीके से डबल बॉन्ड एक मिलता है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये इन दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को आपस में हेल्ड करके रखता है। कैसे ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं, क्या जरूरत पड़ जाती है, इन सब चीजों को हम लोग को पढ़ना है। तो ये सबने नोट कर लिया? 1 मिनट सर। डन सर। ओके, देखो नेक्स्ट जो है वो हमने याद रखना है कि कभी भी केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं उसके पीछे जो थ्योरीज हैं वो बहुत डिफरेंट थ्योरीज हैं, है ना। जो स्टार्टिंग हुई है वो ऑक्टेट रूल से हुई है, OCTET, ऑक्टेट रूल, ये पढ़ा होगा तुम लोग ने, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो ये स्टार्टिंग है, सबसे कॉसेल लुइस ने इसे दिया था। उसके बाद VSEPR थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये सारी की सारी थ्योरीज जो है वो इस चैप्टर के अंदर आती हैं, बट सबसे जो बेसिक है, सबसे स्टार्टिंग जो थ्योरी है वो ऑक्टेट रूल होता है। उसको कॉसेल और लुइस ने दिया था, तो उसको बोलते हैं कॉसेल लुइस अप्रोच ऑफ, कॉसेल लुइस ये साइंटिस्ट के नाम हैं केमिकल बॉन्डिंग के लिए। क्या इनकी अप्रोच थी? तो जो कॉसेल और लुइस हैं, इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि कोई भी हम पर्टिकुलर कंपाउंड देखते हैं जनरल जो मिलता है, जैसे NaCl हुआ, H2O हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, CO2 गैस हुई, जितने हमारे आसपास के केमिकल्स हैं, जब उनके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं तो एक चीज देखने को मिल रही थी कि जितने भी एटम्स थे वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा करना चाहते थे। अब चूंकि इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है ना, कि आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में बस एक्सेप्शनली 2 होते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसे आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है,
पहली शेल में 2 हैं, सेकेंड शेल में 8 हैं, और जो आउटर मोस्ट शेल है दैट इज जो वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इन चीजों को ऊपर बहुत ही गौर से देखना चाहिए कि जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ के। तो कौशल और लिविस ने ये देखा कि जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं NaCl, CO2 है ना, O2, H2O, NO2, सबके अंदर एक ही चीज देखने को मिल रही थी कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो जाए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लुईस एंड कौशल ने किया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ the atoms of elements try to achieve the electronic configuration of inert gases। inert gases का मतलब है जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। फॉर दिस दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, या तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं और वो क्या करते हैं, दे शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, ठीक है। या तो वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के साथ, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं विद ईच अदर, ठीक है। अगर जनरली देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैसेस का उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी को इन्होंने नाम दे दिया ऑक्टेट रूल, है ना। तो इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि जो हमारे पास एटम्स हैं, एटम्स ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स in their outermost shell like inert gases, इसमें सिर्फ एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्ट हीलियम। दिस रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। कि जो हमारे पास एटम्स हैं वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की जो है शेयरिंग करते हैं। अब ये डिपेंड करेगा एटम्स के ऊपर, कंपाउंड्स के ऊपर, कि वो कब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और कब वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। तो इन चीज़ों पे हमें एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कि वो कब शेयरिंग कर रहे हैं और कब वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, हमने जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। 2 कैटेगरीज के अंदर स्पेशली डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और जो सेकंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कौशल लिविस जो अप्रोच है ऑक्टेट रूल वाली, इसको सबसे पहले सब नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। जिनका नोट हो गया है वो डन का जो है एक इसके अंदर चैट बॉक्स में लिख दें ताकि हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करें। तो इसके ऊपर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। सर नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, तो ये ऑक्टेट रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लुईस सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो लुईस सिंबल्स हैं वो हम लोग दिखाते हैं। लिखेंगे ओनली वैलेंस, या ऐसे लिख सकते हैं ओनली इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell take part in
केमिकल बॉन्डिंग किसमें काम का आते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। जनरली ऐसा होता है, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जो आउटर मोस्ट शेल है और जो पेनल्टीमेट शेल है जिस उसके पहले वाली, वो दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओनली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। these are called valence electrons, and these are called valence electrons, and this outermost shell, इसको क्या बोलते हैं बताओ? This outermost shell is called, क्या कहते हैं बोलो? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। ये याद रखें, बहुत बेसिक है, सिंपल जो है नाम है उसका, उसको समझना है बस। ये लिखा तुमने? तो लुईस सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रॉन जो है उसको मैं बताने जा रहा था, उसके पहले मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए। इसके ऊपर आ जाते हैं वापस। सुनो, लुईस सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको हम लोग डॉट एंड क्रॉस से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर शोन, कैसे दिखाते हैं? एज डॉट एंड और, दोनों से दिखाते हैं, जहां पे जैसी जरूरत पड़ती है क्रॉस, या ऐसे लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम लोग डॉट और क्रॉस से दिखा देते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे जो लिथियम है या हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम डॉट से दिखा सकते हैं ऐसे, या इसको हम ऐसे क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। ये क्रॉस बनाना है ऐसा बस। ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस वाला, एक इलेक्ट्रॉन है, उसको शो करना है इस तरीके से। जैसे लिथियम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकिन कितने होते हैं? सिर्फ 1, 2,1। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2,1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका हमें दिखाना है, यहाँ दिखा दिया। सिमिलरली अगर कार्बन का देखें तो कार्बन कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4 हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, ऐसे कर दिया। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन का ले लें तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 होते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, इस तरीके से हो जाएगा। फ्लोरीन का अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 9 होते हैं, 2,7, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसमें 7 होते हैं, इस तरीके से। अब इसको हम डॉट से भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे अगर दो एटम्स जब बॉन्डिंग करेंगे तो वहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए, क्लैरिटी के लिए, ताकि क्लियर दिख जाए हम लोगों को, क्लियर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वहां पे एक को डॉट से दिखाएंगे तो दूसरे को क्रॉस से भी दिखाएंगे। नोट हो गया है?
आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो हैं उस पे आ जाते हैं। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में पहला जो बॉन्ड आएगा वो आएगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो बॉन्ड है वो हमारा आएगा कोवेलेंट बॉन्ड। मेनली दो टाइप के होते हैं, टू मेन बॉन्ड्स के टाइप हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ही इसको लिखो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक ही चीज है। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट जो है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है आयनिक बॉन्ड, इस पे आ जाते हैं। सुनो, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे when a chemical bond is formed by the transfer of electron, then it is called ionic bond और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डोनेटेड, और जो ट्रांसफर में एक डोनेट करेगा दूसरा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा, और गेन्ड बाय द एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द एटम। ये सिर्फ वैलेंसी भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है और क्लोरीन से रिएक्शन करना है, तो जो सोडियम है इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ दिखा दिया। और Cl जो है इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, बोलो, 2,8, 8,7। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से दिखाने हैं क्योंकि हमको क्लैरिटी चाहिए ना किसका कौन सा है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने शो किए। अब देखो ये भी चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और ये भी चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। दोनों ही चाहते हैं कि इसका जो ऑक्टेट है वो कैसा हो, कंप्लीट हो जाए। 2,8,1, 2,8,7। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम इसको ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा ये Na के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, बट चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो Cl है उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन 2,8 बचेंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन 2,8,8 हो जाएंगे। तो ये ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो कंपाउंड बना है वो NaCl बन गया, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। इसमें से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन है, जिसके अभी अखिलेश करता हूँ, ऊपर करता हूँ। कैटायन क्या होता है, कैटायन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनता है। व्हेन एन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन्स to other atom, it becomes positively charged, and it is called
कैटायन, उसको क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। ठीक है, और जो कैटायन होगा उसका जितना एटम वो डोनेट करेगा, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, तो इस पे 1 चार्ज आएगा। ऐसे अगर मैग्नीशियम होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे 2 चार्ज आएगा, फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से एनायन जो होता है वो कब आता है? जिनका छूट गया है, अभी वैसे भी मैं टाइम दूंगा लिखने का, तो पहले सुन ले इसको फिर लिखेंगे। When an atom gain electron from other atoms, it becomes negatively charged. It becomes negatively charged and it is called anion. जैसे देखो, फ्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसने तो F माइनस बना दिया। ऑक्सीजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो O पे 2 माइनस आ गए। इस तरीके से ये बनता है। जैसे यहाँ पे Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो इसने Cl माइनस बना दिया। ठीक है, ओके। तो ऊपर थोड़ा करता हूँ और यहाँ से नोट करें प्लीज। ओके, वेरी गुड। ओके, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। कैटायन का डेफिनेशन नहीं लिखा बच्चे? ओके, कहाँ पे लिखाया था? नीचे सर। अच्छा, अभी भी कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्या?
ओके, एनायन कैटायन सब लिख लिया ना। ओके, सॉरी, हाँ। तो आयनिक बॉन्ड जो है ये हमारे पास इस तरीके से बनता है। इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं, MgCl2। MgCl2 जो है इसमें मैग्नीशियम एटम एक है और 2 Cl एटम है। तो पहले मैग्नीशियम की अगर देखें बात करें तो 2,8,2 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में हैं, उनको हमें क्या करना है, डोनेट करवाना है। बिकॉज अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2,8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करना चाहता है, बट हमारे पास क्लोरीन 2 है, दोनों सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इसलिए इनको लेफ्ट राइट रखते हैं ताकि हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, उसको दिखा सकें कि कैसे जो ऑक्टेट रूल है वो यहाँ पे फॉलो किया जाए, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर शो कर पाए आसानी के साथ। ये देखो, तो Cl माइनस Mg प्लस प्लस Cl माइनस, ये देखो है ना इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है ये MgCl2 बोला जाएगा। Cl माइनस Mg प्लस प्लस Cl माइनस MgCl2। तो यहाँ पे Mg जो है उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है और Cl पे 2 माइनस चार्ज है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब देखो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। तो लिखेंगे आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग इन नेचर। आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं नेचर के अंदर। इसकी वजह क्या है? जो हमारे आयनिक बॉन्ड्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बिकॉज देयर इज strong electrostatic force between the cations and anions. Force between the cations and anions. Okay, ये चीज हमें याद रखनी है। जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो
कैटायंस और एनायंस के बीच लगने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स जनरली क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, मतलब उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ज्यादातर सॉलिड होते हैं। जैसे NaCl जो टेबल सॉल्ट है, ये हमारा सॉलिड है। MgBr2 ले लो, ये भी एक सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हम देखते हैं जनरली सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे कैसे मिलते हैं, सॉलिड मिलते हैं। हम सिंपली लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स आर generally solid at room temperature। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। ओके, और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी लिखा देता हूँ एक दो लाइंस। आयनिक कंपाउंड्स आर generally dissolve in polar solvents like H2O, अमोनिया etc। पोलर सॉल्वेंट आगे पढ़ने को मिलेगा। पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे जो H2O है ना, H2O हमारा ये कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। जो H2O का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ना सीखेंगे, अभी तो नहीं हम लोग को इतना पता है, जस्ट अभी स्टार्ट किया। तो इसके अंदर पोलैरिटी होती है, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स है वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं। तो एक लाइन याद रखते हैं हम लोग, सेम डिजॉल्व सेम। ये एक लाइन है केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम डिजॉल्व सेम, इसका मतलब क्या होता है, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर होते हैं, मतलब जिनके अंदर चार्ज नहीं होता है, वो ऐसे कंपाउंड्स में ही डिजॉल्व होंगे जिनमें चार्ज नहीं होगा, जिनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। तो ये चीज हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि जो सेम हमारा जो भी सॉल्वेंट है वो सेम टाइप के, सेम नेचर के जो हमारे पास सॉल्यूट्स हैं उनको डिजॉल्व करता है। तो जैसे पानी जो है, इसके अंदर ऐसी चीजें ज्यादा डिजॉल्व होती है जो आयंस में ब्रेक होती है, जैसे NaCl हो गया, है ना, इनको ये आसानी से डिजॉल्व करता है। बट चूंकि जो H2O है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी माना जाता है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत सारी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ये नॉन पोलर बहुत सारे जो हमारे पास सॉल्यूट्स हैं, चीजें हैं, उनको भी डिजॉल्व करा देता है। तो ये 3 पॉइंट अभी के लिए याद रखोगे कि जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट एक तरह से याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। इस पे हम लोग आगे काम करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, लिखेंगे when and, तो ऐसे लिख सकते हैं, when a chemical bond is formed by the sharing of electrons between two atoms, then it is called कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड there is equal sharing of electrons by each atom। जितने भी एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं,
इक्वल शेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम दिखाएं, फॉर एग्जाम्पल H2 दिखाता हूं मैं मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे बनता है ये? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो हैं। अब ये हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों चाहते हैं कि इनका जो ऑक्टेट है, एक्चुअली यहाँ पे तो ऑक्टेट वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इनके जस्ट पास वाला जो इनर्ट गैस है वो हीलियम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट चूंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी इसलिए नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन कोई एक डोनेट करेगा तो दूसरे वाले के पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। ये बोलेगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करते ही एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का आपस में शेयर हो जाएगा। तो अब इसके पास भी शेयरिंग करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस तरीके से हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से जो 2 एटम्स होते हैं दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। भाई ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले का है और ये इलेक्ट्रॉन राइट वाले का है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का। और फाइनल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अब हुए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हुए। टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 ही हैं, लेकिन चूंकि शेयरिंग में है इसलिए ये दोनों के लिए काम आ रहे हैं, उन्होंने शेयर किया है इलेक्ट्रॉन को। दूसरी तरीका ये है, जैसे और कोई एग्जांपल ले लें, HF ले लें। तो HF जो मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड एक नाम है और इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये 2 इसके नाम होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास है टोटल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता, फ्लोरीन भी डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास 1 है और इसके पास बैलेंस में 7 है। जिसको भी इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन जो है चाहिए, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो चूंकि क्लैरिटी हमें चाहिए इसलिए हम क्रॉस बना ले रहे हैं, और क्रॉस बना के हम दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर करते हैं। और देखो, शेयरिंग करने के बाद इसके पास भी 2 और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए। गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 और 2 8। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयरिंग में है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो H सिंगल बॉन्ड F, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एक सिंगल बॉन्ड बना है। इसको हम शॉर्ट में सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं या सिर्फ पूरा लिखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम से ये बनता है। सिमिलरली अगर हम तीसरा एक एग्जांपल ले लें, O2 गैस, तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन 2 बनाओ, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में, उनको हमें दिखाना है। अब 6 हैं तो इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए इसको, इसको भी 2 चाहिए। अब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है ऑक्टेट के हिसाब से। ऑक्टेट के अकॉर्डिंगली चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, बट इनके पास कितने सिर्फ हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये क्या करें, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को इनको दिया जाए। तो एक ही तरीका उसमें है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें। 2 ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर रख देगा और इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इनको शेयरिंग में लाएगा। टोटल ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें से लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का शेयरिंग 2 का है, राइट वाले ऑक्सीजन की भी 2 की शेयरिंग है।
चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहे हैं 4, इसलिए बॉन्ड कितने बनेंगे यहाँ पे 2। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए हैं कहीं पे भी, यहाँ पे जो भी शेयर नहीं हुए हैं, जो बच गए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका देखो मैंने यहाँ पे पेयर बनाया है। ये दो दो के एक पेयर में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस एक पेयर को बोलते हैं लोन पेयर। ऐसे करके अगर यहाँ पे हम लोग बच्चे वाले दिखाएं शेयरिंग के अलावा, तो यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 2 हैं। टोटल जो लोन पेयर्स हैं वो कितने हैं बताओ? ऑक्सीजन में टोटल लोन पेयर्स कितने हैं? 4। जल्दी बताओ। तो टोटल अरे 4। यस, 4। ओके, ये भी याद रखेंगे। तो ये सब नोट करो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एनीवन रिमेनिंग? जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से किसी का बचा है? आगे बढ़े? नो सर। यस। गुड। तो ये हमने देखा। अब जैसे मैं लिखता हूं, जो ये हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, इनको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। जो क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं, है ना, इसके हम देख के बता सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन का। पर एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। यहाँ हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है? 1। इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो वो इसकी वैलेंसी है। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसकी भी वैलेंसी 1 है। कोवैलेंसी लिखो या सिर्फ वैलेंसी लिखो, कितनी है? 1। यहाँ इलेक्ट्रॉन दो दो शेयर हो रहे हैं तो इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी भी वैलेंसी 2 है। ओके, गॉट इट? इस तरीके से याद रखना है। नाउ हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ड्रॉ दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। जो भी हैं इनके ड्रॉ करने हैं। जैसे H2S का ड्रॉ करना है हमें, H2O का ड्रॉ करना है, ठीक है, H2O2 का भी ड्रॉ करना है एक, है ना। यहाँ पे इस तरीके से SO2 का ड्रॉ करना है, SO3 का ड्रॉ करना है। पहले 6 ही ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक इसमें ले लीजिए, चलो एक और ले लेते हैं, HNO3 टाइप का ले लेते हैं, एसिड वाला। अब इसमें रूल होते हैं। रूल्स जो हैं वो क्या हैं? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्राइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का जो तरीका है वो क्या है?
सबसे पहली जो बात याद रखनी है वो ये है कि जितने भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करने हैं उनमें जो सेंट्रल एटम है उसको पहचानना होता है। किसको सेंट्रल एटम बनाने हैं? सेंट्रल एटम हमको उसको बनाना होता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है, जिसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसको सेंट्रल एटम बनाना होगा। फिर अगर वो भी अगर सेम है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, उसको हम सेंट्रल एटम बनाएंगे। और जो हमारे एटम्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी सिंगल है, वन है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, इनको हम टर्मिनल पोजीशन पे रखते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है एंड्स पे रखते हैं, किनारों पे रखते हैं। ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ता है कि हमें जब भी सेंट्रल एटम चूज करना हो तो हमें ये एक तरीका याद रखना है। तो उसमें लिख देता हूं मैं, पहला पॉइंट तुमको यही याद रखना है, एटम which has more covalency is chosen as central atom। बीच में किसको रखना पड़ेगा? अगर ये चीज भी तुम्हारी कॉमन हो रही है, इससे तुम्हारा सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे जनरली एटम विद less electronegativity is chosen as central atom। ये भी हो गया। उसके बाद तीसरी जो बात है वो हमें और याद रखनी है, एटम्स लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन are kept at terminal positions, terminal that is end positions। उनको किनारों पे ही रखते हैं, मतलब उनको सेंट्रल एटम नहीं बनाते हैं, वो सेंट्रल एटम नहीं बनते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल हमें बनाना है पहले वाले का H2S का, बताओ सेंट्रल एटम किसको लोगे H2S में? S। सल्फर। फोर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सल्फर 16 होता है, तो 286। सल्फर में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। सबको याद है सल्फर का एटॉमिक नंबर? यस सर। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, वैलेंस शेल में 6 हैं, बट इसको चाहिए 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी इसको? 2 की, 2 इसको एक्स्ट्रा चाहिए। और हाइड्रोजन को भी एक एक चाहिए, तो साइड में इसको लगाओ। और इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 4 तो काम नहीं आएंगे, सिर्फ एक एक की शेयरिंग होगी, और हाइड्रोजन यहाँ रख लो। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। इसमें इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम जल्दी से इसको बना सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया H2S का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो लोन पेयर्स हैं उसके नंबर हैं 2 लोन पेयर इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे। Got it?
ओके, आगे बनाओ। सबने बना लिए जो एग्जांपल्स नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ट्राई करो बनाने के लिए। घेऊन जाते बॅग तेल आणि खाली एवढं काम आहे तर आपल्याकडे हम दोनों काय मग काय झालं ते दुसरी पण आहे. सबका हो गया? ओके, एक बार मैं बनाता हूं, मिला लेना सब। दूसरा देखो H2O, ऑक्सीजन बीच में रखेंगे। ओके, वेरी गुड। ऑक्सीजन बीच में रखेंगे। ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन 6, तो ये 8 करने के लिए हाइड्रोजन के साथ करेगा। इसको दिखाओगे कैसे? H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड H, लोन पेयर भी दिखा दो तो कोई गलत बात नहीं है। इस तरीके से। तीसरा देखो H2O2, आई थिंक वही है ना? ओके, H2O2 कैसे बनेगा? देखो भाई, ऑक्सीजन जो H2O2 है, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। थोड़ा याद रखने वाला स्ट्रक्चर है। अभी एक्चुअली लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर्स पे नहीं आया है, वो आगे बढ़ने पे आएगा। H2O2 जो है, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखें, ये पेरोक्साइड लिंकेज है। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होती है? OO लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। H2O2 में OO लिंकेज मिलता है। वैसे हमें पता है ऑक्सीजन को ही बीच में रखना पड़ेगा, और साथ में टर्मिनल पे हाइड्रोजन तो लगेंगे ही। यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर, ये नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर है। लुईस डॉट अगर बनाएंगे हम तो इस तरीके से आएगा। ऑक्सीजन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 शेयरिंग में एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 की शेयरिंग करेगा, इधर से इसके साथ शेयर करेगा और इधर से
हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ये तो यहाँ पे देखेंगे इसके पास भी 2 हुए, इसके पास 8 हुए, ये शेयरिंग में है दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन, ये और इधर से 8 हुए। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर इसके बाद बना लेना है। नंबर 4 पे अगर मैंने SO2 दिया है तो उसका देख लो। सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बड़ा एटम है, इसके आसपास ऑक्सीजन आसानी से साथ अरेंज हो जाएंगे। तो सल्फर को भी चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर सल्फर एक इसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ रख दिए, ऑक्सीजन के दिखा दिए इस तरीके से। अब ऑक्सीजन जो है ये, अच्छा ये स्ट्रक्चर जो है पढ़ने के लिए हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा, इसको भी रोक दो, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा इसमें। सुनो, सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इस तरीके से, है ना। अब इसका तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, लेकिन जो दूसरा ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर नहीं सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 8, इसके पास भी 8। अब ये क्या करेगा, इसको वन साइडेड शेयर करेगा, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसको स्किप करो, अभी थोड़ी देर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आज हो पाएगा तो पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। देखिए उसमें तो कोऑर्डिनेट नहीं है एक्चुअली, इनमें सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। In this electrons are shared by only one atom, that is one-sided sharing of electron occurs. One-sided sharing of electrons occurs, ठीक है। It is denoted by arrow sign, arrow लगाते हैं ऐसे। कैसे कैसे दिखाते हैं इसको, देखो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ऑक्सीजन के पास बैलेंस 6। तो भाई पहले ऑक्सीजन तो बोलेगा कि भाई मुझको तो 2 चाहिए, कार्बन बोलेगा ठीक है शेयर करें, स्टार्ट तो करिए पहले, बाद में देखा जाएगा किसको कितने कम पड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो बोलेगा मेरे पास तो हो गए भाई 8 इलेक्ट्रॉन, तुम देखो अपना। तो ये कार्बन बोलेगा मेरे पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसके पास तो हुए 2 2 4 2 6, लेकिन ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन बोलेगा कि बट मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसा करिए, अगर आप मुझे इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयर कर देंगे, डोनेट नहीं करें आप, सिर्फ वन साइडेड शेयर करें, तो हम लोग का जो कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड वो आसानी से बन जाएगा। तो इस बात पे ऑक्सीजन क्या करता है, उसको शेयर कर देता है, बोलता है ठीक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो हमें शेयरिंग तो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये इसको वन साइडेड शेयर करता है। को वन साइडेड शेयर किया है। तो अब देखें इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, लेकिन चूंकि ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कैसा है? वन साइडेड है थर्ड वाले में, और ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी तरफ क्या रहेगा? टेल, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसको शेयर किए जा रहे हैं, उसकी तरफ क्या रहेगा? हेड रहेगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये 2 बॉन्ड कैसे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये एरो वाला जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे। सर एक मिनट, ये तो फिर से एक ये बार जो, बताओ ना सर। हाँ सर, ये वाला एक और एक सुनो, एग्जांपल लेके बताओ। अच्छा बताओ, हाँ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे अपना SO2 ले लो, है ना। सल्फर के पास कितने हैं बोलो?
सल्फर के पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2। 2। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसको भी कितने चाहिए? 2। तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि चलो 2-2 की शेयरिंग पहले करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट किया जाए, फिर आगे देखा जाएगा कि दूसरा ऑक्सीजन का क्या करना है। इनके ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं बताओ? कंप्लीट है। इनके ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट देखो। है। लेकिन इसका कंप्लीट नहीं है ना, इसका कैसा है? इनकम्प्लीट। तो ये सल्फर बोलेगा कि अब तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। अब मैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे साथ, एक्चुअल जो शेयरिंग है, क्योंकि फिर मेरे पास ऑक्टेट रूल वायलेट हो जाएगा, मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ज्यादा हो जाएंगे। तो बोलेगा इसका एक ही तरीका है, एक ऑप्शन है हमारे पास कि मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे साथ शेयर करूं। ठीक है, मैं इंडिविजुअली शेयर कर रहा हूं, वन साइडेड शेयर कर रहा हूं, तुम्हारी हेल्प नहीं ले रहा हूं, मैं तुमको हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, जैसे एक बच्चे के पास अगर फुटबॉल है तो वो दूसरे बच्चे को अपने साथ खिला सकता है, क्योंकि उसको मैच खेलना है, उसको उसके अंदर जो है कंपटीशन लाना है कि 2 लोग चलो खेलते हैं, तब जा करके इसमें अकेले क्या खेलना। उस तरीके से सल्फर जो है, ये चूंकि SO3 कंपाउंड इसको बनाना है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की अपनी तरफ से शेयरिंग कर रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ से आ रहे हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट भी नहीं किए, बट उसको वन साइड शेयर किया है। तो अगर ये हम तरीके को, जो यहाँ पे जो बॉन्ड एक तरफ से दिए जा रहे हैं, इसको अगर बॉन्ड से दिखाएं तो कैसे दिखाते हैं? वो एक एरो बनाते हैं। ये एरो किधर से किधर होता है? जो एटम दे रहा है इसको बोलते हैं डोनर एटम। इसको क्या बोलते हैं? डोनर एटम। और जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम। तो डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ एरो दिखाते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन ने अपने एक भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन शेयरिंग में नहीं डाला, बल्कि सल्फर ने इसको वन साइडेड शेयर किया, और ऑक्सीजन के साथ तो ये पहले से डबल बॉन्ड बना चुका था। अच्छा, अब बताओ कितने लोन पेयर बचे सल्फर पे? सिर्फ 1 लोन पेयर है ना, बच्चा। क्योंकि इसने, हाँ, इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं, 2 इधर और 2 इधर। क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये इक्वल शेयरिंग से नहीं बना है, इसलिए इसको दिखाने का जो नोटेशन है वो अलग है, वो ऊपर जैसा नहीं है। ओके, और यहाँ पे इसके लोन पेयर बचे, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें समझ में क्या आया है कि जैसे अगर मान लो मेरे पास क्रिकेट बॉल है और मेरे फ्रेंड के पास क्रिकेट बैट है, तो हम लोग एक क्रिकेट बॉल की शेयर करेगा और बैट की, और हमारा 2 लोगों का एक मैच हो सकता है। एक लोग बॉलिंग करेगा और एक बैटिंग कर लेगा, फील्डिंग तो कोई भी कर लेगा दोनों में से। तो ये तरीका है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास बॉल बैट दोनों नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास है, लेकिन उसको अगर खेलना है तो वो मुझे अपनी तरफ से वन साइडेड शेयरिंग करेगा दोनों चीजों की। वो क्रिकेट बैट भी देगा और बॉल भी देगा, क्योंकि उसको मैच खेलना है। तो यहाँ पे वन साइडेड शेयरिंग होती है, मैच हो जाता है उसमें भी, लेकिन दोनों चीजें किसकी हैं? वो डोनेट नहीं किया उसने, उसने सिर्फ शेयर किया है ताकि हमारा मैच हो। ऐसे ही सल्फर यहाँ पे क्या करता है? तीसरे ऑक्सीजन को, चूंकि उसको SO2 कंपाउंड जो कि प्रैक्टिकली है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे किस बॉन्ड की मदद लेते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना है? वन साइडेड शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय द सल्फर एटम टू ऑक्सीजन एटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। अंडर मैं थोड़ी ऑक्टेट देर रूल, समझा। ऑक्टेट सर वो रूल को सल्फर वायलेट। क्या है? सल्फर क्या है? एटम है सल्फर। सल्फर ट्राई। हेलो, हाँ सर। सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख दिया, नहीं डाइऑक्साइड है, सॉरी सॉरी। सल्फर ट्राइऑक्साइड तो नेक्स्ट एग्जांपल है, सबने लिख लिए? यस सर। इसको ऊपर से लिखा था, सबने लिखते आए थे, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी। इसमें ये जो वर्ड लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 वर्ड है, वन साइडेड शेयरिंग, ये ही इसका मेन जो है तरीका है समझने का। तो एरो से दिखाते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक आदमी इसको शेयर कर रहा है वन साइडेड। ओके, उसने उसको डोनेट नहीं किया,
उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वन साइडेड शेयर कर दिए। ओके, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा चलो SO3 का बनाते हैं। सर वो जब डिनोट करेंगे मतलब एरोस से, तब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालना जरूरी है? एरो से डिनोट करेंगे, सही बात है, एरो से ही तो करेंगे डिनोट। हाँ सर, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डालना जरूरी है? हाँ वो दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, दिखा दोगे तो अच्छा है अभी स्टार्टिंग के लिए। जब बहुत दिनों बाद कभी नॉर्मली कहीं पे लिखना है तो SO2 लिखना है ऐसे, और सिर्फ ऐसे दिखाना है। ओके सर। अभी दिखा रहे हो क्योंकि अभी सीख रहे हो, नया स्टार्ट किया। SO3 का बनाओ, HNO3 का बनाओ, दो बनाओ, फिर मैं मैच कराता हूँ। सबने नोट किए, ये इसके बनाए हैं स्ट्रक्चर। ओके, बनाया सबने? यस सर। यस सर। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है SO3 में? एक ही है सर। SO3 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बताओ बच्चे? दो आ जाएंगे ना, क्योंकि सल्फर यहाँ पे शेयरिंग तो कर ही चुका है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं सल्फर के पास 4, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास है 2, तो एक इधर रख लो, एक इधर रख लो। अब इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, बस सल्फर तो बोलेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये 2 इसको वन साइडेड शेयर करेगा इधर, और 2 इसको वन साइडेड शेयर करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन थे ना सल्फर के पास, 6, इस वाले के साथ 2 शेयर किए, 8 हो गए, है ना। तो यहां से जो 4 बचे हुए हैं, वो 4, ये 2 और ये 2, ये इनको वन साइडेड शेयर कर रहा है, मतलब इस तरीके का कंपाउंड बना रहा है, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सर इसमें जो ऑक्सीजन के साथ पहला वाला जो कोऑर्डिनेट किया है, उस वो दूसरा ऑक्सीजन को शेयर नहीं कर सकता वन साइडेड वाला? नहीं, ऐसे ऐसे बॉन्डिंग जो होगी ना उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, ऐसे, समझ रहे हो ना, वो फिजिबल नहीं, प्रैक्टिकली वैसे नहीं होता है। तो है तो एक्चुअली ये याद करने वाला, सबके स्ट्रक्चर्स प्री डिफाइंड है, बट हम उसको अपने रूल्स से इजी बनाते हैं, उसमें सर लॉजिक ढूंढ, ऑक्सीजन समझ। वो शेयर कर सकता है तीसरे के साथ? कौन सा? वो जो डबल बॉन्ड वाला है ऑक्सीजन, हाँ वो शेयर कर सकता है तीसरा नहीं 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 नहीं, सेंट्रल एटम करेगा, सेंट्रल एटम से ही सब बने हैं, आपस में इनका कनेक्शन यहाँ नहीं है कुछ भी, ठीक है। ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं होता, कहीं कहीं भी होता है, वो स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं। जब बीच वाले के पास नहीं कुछ बचेगा और कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो हम साइड वालों की मदद लेंगे,
जब तक ये कर पा रहा है तो हम बीच वाले से करेंगे। ओके, यस सर। याद रखने को। HNO3 में बताओ, HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है ये? नाइट्रिक एसिड। हाँ, तो नाइट्रिक एसिड जो होता है, एसिड के अंदर पहचान क्या होती है? एक सेंट्रल एटम जो है वो नॉन मेटल होगा, है ना, और ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा होगा। ये हमें याद रखना है। याद रखेंगे हमेशा पॉइंट 1 OH बॉन्ड होगा हमेशा नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड से उसमें क्या होगा? 1 मतलब सिंगल OH बॉन्ड, एक OH बॉन्ड होगा। तो देखो नाइट्रोजन बीच में लिया, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास? 5। ठीक है, वो एक ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए क्रॉस दिखा रहा हूं मैं। नाइट्रोजन के एक बॉन्ड बन चुका है, एक दूसरा ऑक्सीजन लाओ, इसके साथ नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराओ। तो ये देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ऑक्सीजन जो एक बचा है इसको नीचे रख दो, इसको वन साइडेड शेयरिंग कर देगा ये नाइट्रोजन। 5 इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन को बनाने हैं सिर्फ 3 बॉन्ड, उसकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये यही करेगा, NOH डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किसका है? ये नाइट्रिक एसिड का, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गॉट इट? यस सर। यस। इसको नोट करें। तो जिसका इसका नोट हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। हाँ बाय बाय। यस, एग्जांपल्स और दे दूं क्या निरंजन? यस ले लो। एग्जांपल्स तो बहुत सारे दे दिए हैं, अपना इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस के लिए लिख लो एग्जांपल्स। ठीक है, HNO2, H2SO3, H2SO4। ठीक है निरंजन, इनकी प्रैक्टिस घर में करना। बाकी होमवर्क मैं ग्रुप पे डालता हूँ, वो होमवर्क करना है तुम्हें। लास्ट क्लास में बताया था, बुकलेट जो मिली उनसे करना है। हो गया सर। अच्छा कर लिया होमवर्क? तो होमवर्क सबमिशन का ग्रुप बना है क्या मेडिकल का कोई? नहीं सर, एक ही है जिसमें जेई वाले भी है, मतलब 7। तो एक अलग बना देते हैं, उसी पे करना आप। ठीक है, ओके ओके सर। सर। चलो बाय। ओके, ये जो है अभी और भी क्लासेस है ना तुम्हारी? हाँ सर। ओके।